केमिकल बॉन्डिंग इन 25 मिनट्स, यस यू हर्ड इट राइट। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मेजर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जिनसे मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। एंड में वी विल आल्सो सॉल्व सम PYQs जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सॉलिड कर देगा। इस लेक्चर के फ्री आईपैड नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इस लेक्चर को देखते हुए उन्हें साथ में खोल के रखना फॉर रेफरेंस। वन मोर थिंग, अगर तुमने ये चैप्टर आज से पहले कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बट इफ यू हैव अ लिटिल नॉलेज और सम बोर्ड लेवल नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर देन ये वीडियो तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो इस चैप्टर को मैंने 7 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, सम बेसिक पॉइंट्स। अब जैसा कि चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड्स बनते हैं और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनते हैं। अब क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स बनते हुए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अपोजिट चार्ज आयंस बन जाते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके बाद 2 सिंपल रिलेशंस ध्यान रखना। पहला, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड सेकेंड, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगला आता है ऑक्टेट रूल, जो ये कहता है कि एटम्स के बीच में गेन, लॉस या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिससे वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल अचीव कर सकें। अब काफ़ी मॉलिक्यूल्स ऐसे पाए गए जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है पर वो स्टिल स्टेबल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहा गया। और सिमिलरली ऐसे भी काफ़ी मॉलिक्यूल्स पाए गए जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है पर वो स्टिल स्टेबल पाए गए और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहा गया। हाइपरवैलेंट के लिए ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना और हाइपोवैलेंट के लिए ये 3। नेक्स्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। काफ़ी सिंपल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग ऑल एटम्स अगर ऑड आता है तो उन्हें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स सम करोगे तो 15 आएगा और तभी इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहा गया है। अब इस ग्राफ को ध्यान से ज़रूर देख लो, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में प्लॉट करा गया है और काफ़ी बार PYQs में पूछा जा चुका है। तो पार्ट 1 में इतना ही था। नाउ स्टार्टिंग विद पार्ट 2, फजान्स रूल। अब फजान्स रूल का यूज़ हम करते हैं ये जानने के लिए कि एक आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना प्रेजेंट है। नाउ एज यू नो, आयनिक बॉन्ड में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। कटायन की पोलराइजिंग पावर डिफाइंड होती है और अनायन की पोलराइजिबिलिटी डिफाइंड होती है। कई बुक्स में पोलराइजिबिलिटी को ही एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ऑफ कटायन। फाई ऑफ कटायन क्या है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड साइज ऑफ द कटायन। एनायन की बात करें तो एनायन के लिए दोनों चार्ज और साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब सीधी सी बात है, अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कोर्स कम होगा, देयर बाय आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। एक बात और ध्यान रखना कि D ब्लॉक एलिमेंट्स का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है S ब्लॉक एलिमेंट से। कई बार क्वेश्चंस में तुमसे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ना पूछ के थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना कि जो कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा वही ज़्यादा थर्मली स्टेबल भी होगा। फजान्स रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मेंस 2023 में पूछा गया था। 4 हमें पार्ट्स दे रखे हैं और हमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। पहले पार्ट में हमें दे रखा है पोटेशियम फ्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। अब क्योंकि कटायंस तो दोनों में सेम ही है, दैट इज पोटेशियम, हम एनायन के बेस पे जज करेंगे। As we know that covalent character is directly proportional to charge and size of anion। अब यहाँ पे चार्ज भी दोनों अनायंस में सेम ही आ रहा है, दैट इज -1, इसलिए हम सिर्फ साइज ऑफ अनायन के बेस पे जज करेंगे। एंड क्योंकि I का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू F, देयरफॉर Ki इज मोर कोवेलेंट दैन Kf। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है लिथियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड। अब इस केस में अनायन सेम दे रखा है इसलिए हम कटायंस के बेस पे जज करेंगे। कटायंस के लिए हमें पता है कि चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज यहाँ पे सेम है इसलिए हम कटायन साइज के बेस पे जज करेंगे और क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है इसलिए लिथियम फ्लोराइड ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा देन पोटेशियम फ्लोराइड। अगला है SnCl4 और SnCl2।
इस केस में कैटायन और अनायन दोनों ही सेम है, बट Cl पहले कंपाउंड में 4 बार है और दूसरे कंपाउंड में 2 बार है। देयरफॉर पहले कंपाउंड में Sn4+ बनाता है और दूसरे कंपाउंड में Sn2+ बनाता है। अब क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, देयरफॉर SnCl4 ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू SnCl2। लास्ट पार्ट इज कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें कैटायंस डिफरेंट है तो उनके बेस पे हम जज करेंगे, और क्योंकि कॉपर है डी ब्लॉक एलिमेंट और सोडियम है एस ब्लॉक एलिमेंट, देयरफॉर CuCl ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू NaCl। पार्ट 2 एंड्स हियर। नाउ स्टार्टिंग विद पार्ट 3, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी ओवरलैप रीजन में रहते हैं, जिसकी वजह से ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाता है। सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है इसमें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N1 + N2। अगर किसी केस में N1 + N2 की वैल्यू सेम आ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा SpDF इन असेंडिंग मैनर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहता है कि कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ्स। पहला पार्ट है 3p π 3d π और 3p π और 3p π। अब इस पार्ट में N1 + N2 की वैल्यू सेम है, दैट इज 6, इसलिए हम SpDF के बेस पे जज करेंगे। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पहले केस में 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट वन इज ग्रेटर दैन द सेकंड वन। दूसरा पार्ट भी काफी सिंपल है, इसमें भी N1 + N2 की वैल्यू सेम है, इसलिए हम SpDF के बेस पे जज करेंगे। और क्योंकि सेकंड केस में 2 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, देयरफॉर इसमें सेकंड वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। So part 3 of the chapter ends here. Let's move on to the fourth part, hybridization. अब ये एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा और उसके अंदर के बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है। इस सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो जिस एटम से सबसे ज्यादा बॉन्ड्स अटैच्ड होते हैं वही सेंट्रल एटम होता है, और इसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन गवर्न करती है कि पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। नाउ दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस यूनिवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज अपॉन 2। यूनिवैलेंट एटम्स होते हैं सारे हैलोजेंस FCl Bri और साथ में हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बेरिलियम फ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो सेंट्रल एटम बेरिलियम पे है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ही इसमें यूनिवैलेंट एटम्स है फ्लोरीन, तो 2 + 2। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है इसमें, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फाइनली एक्सप्रेशन बनेगा 2 + 2 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू 2 ही आती है। अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके लिए तुम्हें सिंपल सी टेबल देखनी है। इस टेबल को याद करना बहुत ही आसान है। 2 के लिए Sp, 3 के लिए Sp2, 4 के लिए Sp3, 5 के लिए Sp3d, 6 के लिए Sp3d2 और 7th के लिए Sp3d3। एक दो बार इस टेबल को देख लोगे तो ज्योमेट्रीज और शेप्स भी काफी आसानी से याद हो जाएंगी। तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है Sp, जिसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, और देयरफॉर इसकी शेप बन जाएगी कुछ ऐसी। एक और एग्जांपल देखते हैं फॉस्फेट आयन का। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉस्फेट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। अब इसमें कोई यूनिवैलेंट एटम्स नहीं है तो वो 0 ही रहेगा, पर इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर हम +3 ऐड कर देंगे। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसलिए वो 0 ही रहेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 + 3 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आती है 4, और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन Sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल, देयरफॉर इसकी शेप कुछ बन जाएगी ऐसी। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि तुमने किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाली Sp3 टेट्राहेड्रल, देयरफॉर तुम्हें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 बॉन्ड्स लगाने हैं, बट लेट अस से तुम्हारे पास जो गिवन सराउंडिंग एटम्स हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बराबर नहीं आते हैं, इन दीज केसेस वी पुट अ लोन पेयर इंस्टेड। कुछ एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। फर्स्ट इज XeF4। हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो जेनॉन में है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 है यूनिवैलेंट एटम्स, तो 8 + 4 अपॉन 2 जो आएगा 6, दैट इज Sp3d2। अब आइडियली इसकी शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, जिसके पास होते हैं 6 बॉन्ड्स,
पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 फ्लोरीन ही प्रेजेंट है, इसलिए हम 4 फ्लोरीन को अटैच कर देंगे और बचे हुए बॉन्ड्स की जगह वील पुट अ लोन पेयर इंस्टेड। तो फाइनली इसकी शेप बन जाएगी कुछ ऐसी और इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज H2O दैट इज वाटर। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे ऑक्सीजन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस 2 है यूनिवैलेंट एटम्स दैट इज हाइड्रोजन, तो 6 प्लस 2/2 जो आएगा 4 दैट इज sp3 टेट्राहेड्रल। तो आइडियली इसकी शेप कुछ होनी चाहिए थी ऐसी जिसमें 4 बॉन्ड्स होते, पर रियलिटी में इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड्स होते हैं और बाकी 2 बॉन्ड्स की जगह होते हैं लोन पेयर्स। इस शेप को हम कहते हैं वी शेप या फिर बेंट शेप। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि लोन पेयर्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल XeF4 वाले केस में हमने उसे ऊपर नीचे ही क्यों प्लेस करा, लेफ्ट राइट भी तो प्लेस कर सकते थे। तो ये चीज तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। वैसे मोस्ट केसेस में तुम्हारा सिमेट्री से काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल XeF4 वाले केस में तुमने F को स्क्वायर के चारों बाउंड्री पॉइंट्स पे ही लगाया टू मेंटेन द सिमेट्री, पर H2O में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू गेन मोर एक्सपीरियंस। एक रूल का ध्यान और रखना, जब भी तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी दैट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो तुम्हें लोन पेयर्स को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करना है। इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं ये वाली। और सिमिलरली जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगी दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो तुम्हें लोन पेयर्स को एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करना है और एक्सियल पोजीशंस होती हैं ये। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला XeF2 हाइब्रिडाइजेशन अब तुम इजीली निकाल सकते हो, तो वो आएगी तुम्हारी 5 दैट इज sp3d। अब sp3d के कॉरेस्पॉन्डिंग शेप होनी चाहिए थी इसकी ये आइडियली, पर क्योंकि अभी सिर्फ 2 फ्लोरीन ही प्रेजेंट है तो रियलिटी में इसकी शेप होती है कुछ ऐसी, और हमने लोन पेयर्स को सारी इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ही रखा। नेक्स्ट इज XeF5 नेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो 8 प्लस 5 प्लस 1/2 जो आएगा 7 कॉरेस्पॉन्ड करती है sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आइडियली इसकी शेप होनी चाहिए थी कुछ ऐसी जिसमें 7 बॉन्ड्स अटैच्ड होते, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 फ्लोरीन ही प्रेजेंट है इसलिए हाँ इसकी शेप हो जाएगी कुछ ऐसी, और हमने लोन पेयर्स को एज पर आवर रूल एक्सियल पोजीशन पे ही रखा। इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल प्लेनर। नेक्स्ट कंपाउंड इज IF5 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है 6 दैट इज sp3d2। आइडियली इसकी शेप होनी चाहिए थी कुछ ऐसी, पर असल में ऐसी होती है जिसे कहते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। इसे पिरामिडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नीचे वाला F है वो उसे एक पिरामिड स्ट्रक्चर दे देता है। अब एक स्पेशल ज्योमेट्री और होती है जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल के लिए XeF6 को लो। हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालने जाओगे तो आएगी 8 प्लस 6/2 दैट इज 7, और ये कॉरेस्पॉन्ड करती है sp3d3 को। तो आइडियली इसकी शेप बननी चाहिए थी कुछ ऐसी, इसमें लोन पे टॉप पे है, पर रियलिटी में ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है और इसी को हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। IF6 नेगेटिव के लिए भी सेम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो ध्यान रखना। अब जितने एग्जांपल्स मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करा दिए हैं इससे तुम्हारे क्वेश्चंस यूं बनेंगे। एंड में हम कुछ PYQs भी सॉल्व कर रहे होंगे, पर उससे पहले इस कंपाउंड को देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये एक स्पेशल कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में sp3 टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट करता है और गैसियस स्टेट में sp लीनियर में एग्जिस्ट करता है। इसे एज अ फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। So part 4 ends here. Now starting with part 5, the Vesper theory. तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन होती है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच की रिपल्शन की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे अरेंज होते हैं जिससे रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। अब तुम्हें ये सिंपल सा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन याद रखना है। सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, फिर एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और उसके बाद सबसे कम रिपल्शन होता है बिटवीन अ बॉन्ड पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। अब इस टेबल पे जरा नजर डालो। 3 कंपाउंड्स हमें गिवन है और तीनों की हाइब्रिडाइजेशन 4 ही आ रही है दैट इज sp3। अब sp3 होने के बावजूद भी तीनों कंपाउंड्स डिफरेंट एंगल्स कंप्राइज करते हैं। CH4 में 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, NH3 में 107 डिग्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर जो रिपल्शन दे रहा है, और सिमिलरली वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए उनकी वजह से और रिपल्शन होता है, और फाइनली एंगल आता है 104 डिग्रीज और 28 मिनट्स। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए बोलता है और कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो तुम्हें नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर देना है यूजिंग द टेबल। sp के लिए 180, sp2 के लिए 120 एंड सो ऑन। अब बॉन्ड एंगल पे बेस्ड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं। पहले पार्ट में हमसे कहता है PF3, PCl3, PBr3 और PI3 के कंपेयर करने हैं।
अब अगर तुम इनके स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तो तुम ये नोटिस करोगे कि सबकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम आ रहे हैं। तो इन केसेस में जब सेम हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो जाते हैं और जब सेम सेंट्रल एटम होता है, जैसे इस केस में फास्फोरस है, तो इनमें तुम्हें थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन लगाना है। सो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल गेट द ऑर्डर 4 3 2 1 इन डिसेंडिंग मैनर। तो ये है नेक्स्ट पार्ट। ये भी काफी सिमिलर है फर्स्ट पार्ट के, जिसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर्स आते हैं, पर इसमें सेम टर्मिनल एटम्स प्रेजेंट है रादर दैन द सेंट्रल एटम। जब ऐसा केस बन जाए जिसमें टर्मिनल एटम्स सेम आ रहे हैं और सेंट्रल एटम्स डिफर करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन लगता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयरफॉर ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 इन डिसेंडिंग मैनर। तो वेस्पर थ्योरी में इतना ही था। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 6, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद एमओटी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी थ्योरी है, पर मैं तुम्हें एक ऐसे वे में बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जिससे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इन्हीं नए ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल AMO। BMO की एनर्जी कम होती है, देयरफॉर वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और AMO की एनर्जी ज़्यादा होती है, देयरफॉर वो कम स्टेबल होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि इस थ्योरी को तुम्हें वहीं पे लगाना है जहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही हो। बच्चे यूजुअली जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं भी हो रही होती वहाँ पे भी MOT को लगा देते हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ कि MOT से मेजर दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला, तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे और तुम्हें उनका बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा, और दूसरा तुम्हें मैग्नेटिक नेचर बताना होगा, ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिंपल सी टेबल का यूज करना है। मिडिल कॉलम में बॉन्ड ऑर्डर्स अरेंज्ड हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड ऑल द वे टू 0। हाफ हाफ से इन्हें कम करते रहना है, जैसे 3 फिर 2.5 फिर 2 एंड 1.5 फिर सो ऑन। लेफ्ट और राइट कॉलम्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेंशन्ड हैं। लेफ्ट वाले कॉलम में 14 से स्टार्ट करना है और एक एक से कम करके 8 तक जाना है, और राइट वाले कॉलम में 14 से स्टार्ट करना है और एक एक बढ़ाते हुए 20 तक जाना है। एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गिवन मॉलिक्यूल है O2 पे 2 नेगेटिव। स्टेप 1 है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना। तो O2 में मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज भी है उस पर, इसलिए हम 2 ऐड कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 16 + 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। और 18 की कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है 1 अकॉर्डिंग टू द टेबल, देयरफॉर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। दूसरा बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर पे। तो जब भी डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक निकालने को बोले तो तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं इन द सिमिलर वे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन आते हैं तो डायामैग्नेटिक होगा, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड आते हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा। एक इसमें एक्सेप्शन है, जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 या फिर 16 आए तो भले ही वो इवन है पर उन्हें हम पैरामैग्नेटिक ही बोलेंगे। अगली बात ये ध्यान रखना, अगर कभी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो जिस मॉलिक्यूल के सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कभी बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आए तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, दैट इज इनवर्स रिलेशन। अब मैंने तो तुम्हें सिंपल ट्रिक्स बता दी है जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। वैसे तो रेयर ही है कि इन पे क्वेश्चन आ जाए, पर स्टिल छोटा सा देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस MOT में दो टाइप्स की होती हैं। पहला केस जब इलेक्ट्रॉन्स लेस दैन इक्वल टू 14 हो, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दैन 14 हो। केस 1 की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है तो इसमें sp मिक्सिंग होती है। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख के डरना नहीं है, सारे स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। केस 2 जब इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होते हैं तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, और ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काफ़ी सिमिलर है केस 1 से, बस सिग्मा 2pz वाला पहले आ गया है। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल था O2 पे 2 नेगेटिव, आओ देखते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती। अब क्योंकि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 18 थे, देयरफॉर केस 2 की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगी। तो इसमें हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसके बाद पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसके बाद वापस पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसके बाद वापस 2py में एक इलेक्ट्रॉन आएगा।
अब यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, अब भरेंगे रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार 2p x में, जिसके बाद जाएगा पाई स्टार 2py में, जिसके बाद वापस आएगा पाई स्टार 2px में, और फाइनली द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू पाई स्टार 2py। एक दो बार कॉन्फ़िगरेशंस लिख लोगे तो आराम से याद हो जाएंगी। तो MOT में इतना ही था। अब स्टार्ट करते हैं द लास्ट पार्ट 7, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है डाइपोल मूवमेंट। नाउ डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मूवमेंट्स। अब तुम पूछोगे कि बॉन्ड मूवमेंट क्या होता है, तो ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए डिफाइंड होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और इसकी डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाता है तो उसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और अगर किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आता है तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब याद करो वो ज्योमेट्रीज जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे पढ़ी थी। तो टाइम बचाने के लिए ध्यान रखना कि टेट्राहेड्रल, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल प्लेनर, इन सब का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है प्रोवाइडेड दे आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल ले लो, अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ आइडेंटिकल एटम्स लगे हुए हैं तभी डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, फॉर एग्जांपल CH4। और अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, लाइक इन द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तब उसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है HF, HCl और HBr, HI। अब इस केस में चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा, देयरफॉर ऑर्डर आ जाएगा HF फॉलोड बाय HCl फॉलोड बाय HBr फॉलोड बाय HI। अब सबसे ज्यादा चार्ज HF पे ही क्यों आया, क्योंकि F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। इसकी वजह से F सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप करता है, और तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे ऐसा ऑर्डर निकल के आया है। अगला पार्ट है मीथेन विद हैलोजेंस। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगता है पिछले वाले पार्ट की तरह, पर कुछ रीजंस की वजह से CH3Cl की बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तभी इसका टोटल डाइपोल मूवमेंट CH3F से भी ज्यादा हो जाता है, और देयरफॉर फाइनल ऑर्डर आता है कुछ ऐसा। नेक्स्ट पार्ट इज दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि डाइपोल मूवमेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ Cl, देयरफॉर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा कुछ ऐसा। अब डाइपोल मूवमेंट तो हमने समझ लिया, एक टर्म और होती है लोन पेयर मूवमेंट। लोन पेयर मूवमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एटम। एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है NH3 और NF3 का डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने का। अब जब तुम NH3 का डाइपोल मूवमेंट निकालने जाओगे तो 3 बॉन्ड मूवमेंट्स तो मिलेंगे तुम्हें H2N से, और जो लोन पेयर मूवमेंट मिलेगा वो भी तुम्हें उसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट काफी बढ़ जाता है। पर सेम तरीके से जब तुम NF3 का डाइपोल मूवमेंट निकालने जाओगे तो 3 बॉन्ड मूवमेंट्स तो तुम्हें मिलेंगे N2F से, पर जो लोन पेयर मूवमेंट है वो तीनों बॉन्ड मूवमेंट्स को अपोज करता है, देयरफॉर नेट डाइपोल मूवमेंट कम हो जाता है, और तभी NH3 का डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन NF3। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 5 टाइप्स के मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं अभी। जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं वही इनकी स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होता है, दैट इज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है आयन फोर्स, और सबसे कम स्ट्रांग होता है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। जो लास्ट के 3 फोर्सेस हैं उन्हें वैंडर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, और इंड्यूस्ड डाइपोल को लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। राइट वाले कॉलम में इन फोर्सेस के रिलेशंस मेंशन्ड हैं एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। आयन के लिए एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r से, आयन डाइपोल के लिए 1/r² से, एंड सो ऑन टिल r⁶। एक बात का ध्यान रखना कि पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग तब होती है जब कोई एक एटम 2 एटम्स के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है। ब्रिज बॉन्डिंग के 2 टाइप्स होते हैं, 3C 2 इलेक्ट्रॉन और 3C 4 इलेक्ट्रॉन। C स्टैंड्स फॉर सेंटर। 3C 2 इलेक्ट्रॉन में जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उन पे कोई लोन पेयर नहीं होता, फॉर एग्जांपल B2H6 में और CH4 में। 3C 4 इलेक्ट्रॉन में सराउंडिंग एटम पे लोन पेयर्स होते हैं, लाइक इन एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। PYQ सॉल्विंग से पहले डू लाइक दिस वीडियो फर्स्ट, क्योंकि इतने बड़े चैप्टर को इतने कम टाइम में पैक करना मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन 1 इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी रिस्पेक्टिव शेप से मैच करना है। ए पार्ट इज अमोनिया NH3। तो जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, 3 है इसमें यूनिवैलेंट एटम्स, ऐड करेंगे तो आएगा 8,
और जब होल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एंड में हमारे पास आएगा 4 जो कॉरस्पॉन्ड करता है sp3 को। तो ये बनेगी इसकी शेप जिसे हम कहते हैं ट्रिगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट इज BRF5। सेम तरीके से इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा 6 दैट इज sp3d2। अब ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे होनी चाहिए थी, पर क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड मिसिंग है इसलिए वहां पे हम लोन पेयर लगा देंगे। तो फाइनली इसकी शेप बन जाएगी कुछ ऐसी जो है स्क्वायर पिरामिड। सी पार्ट इज PCl5। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो वो भी 5 ही आएगी और जो कॉरस्पॉन्ड करेगी sp3d को, कुछ ऐसी इसकी शेप बनेगी जो है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। डी पार्ट इज CH4 मीथेन। सबसे सिंपल है, 4 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी जो कॉरस्पॉन्ड करेगा sp3 को और ये बन जाएगा इसका सिंपल सा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैट्रिक्स मैच। लिस्ट 1 में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज दे रखी हैं जिन्हें हमें मैच करना है उनकी प्रॉपर्टी या फिर शेप से इन द लिस्ट 2। ए पार्ट इज SO2Cl2। तो अगर तुम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाओगे तो वो आएगी 4 कॉरस्पॉन्ड करता है टूवर्ड्स sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा ऐसा। बी पार्ट में गिवन है NO। तो इसमें हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8 मिला के बन जाएंगे 15, और क्योंकि 15 इज अ ऑड नंबर देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अगला पार्ट भी बहुत सिंपल है, NO2 नेगेटिव। इसमें भी हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे जो आएगा 24, और क्योंकि 24 एक इवन नंबर है देयरफॉर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लास्ट पार्ट इज I3 नेगेटिव जिसको हम ट्राई आयोडाइन भी कहते हैं। इसमें भी अगर तुम फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो आएगी 5 कॉरस्पॉन्ड करती है sp3d को। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा। जहाँ पे बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे थे वहां पे हमने लोन पेयर प्लेस कर दिए हैं, तभी इसका स्ट्रक्चर फाइनली बनता है लीनियर। अगले क्वेश्चन में हमें बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने हैं। 3 कंपाउंड्स हमें गिवन है। अब याद करो, थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि जब कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आती है तो हम टेबल की मदद से एंगल्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भी तीनों कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। BF3 की sp2 है, PF3 की sp3 है और ClF3 की sp3d है। तो जब तुम इनकी शेप्स बनाने जाओगे तो तुम देखोगे BF3 में आता है 120 डिग्रीज का एंगल। PF3 और ClF3 काफी सिमिलर हैं, पर क्योंकि PF3 में सिर्फ एक लोन पेयर है इसलिए उसका एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ClF3 जिसपे 2 लोन पेयर्स हैं जो रिपल्शन ज्यादा देंगे। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चारों कंपाउंड्स में से बताना है कि मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका होगा। अब थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर आइडेंटिकल एटम्स प्रेजेंट है तो उनका डायपोल मूवमेंट 0 हो जाता है। देयरफॉर CH4 और PF5 का डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। और बात रही NH3 और NF3 तो इसमें ज्यादा डायपोल मूवमेंट होता है NH3 का ड्यू टू द लोन पेयर मूवमेंट। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन NH3। लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और हमें बताना है किनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो हम सिंपली इस टेबल का यूज करेंगे जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। बॉन्ड ऑर्डर 2 होने के लिए या तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होने चाहिए या फिर 16 होने चाहिए। देयरफॉर हम सबके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि C2 और O2 ही ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, और क्योंकि एक न्यूमेरिकल टाइप है देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।